वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। इतिहास की कक्षाएं संस्थान में प्रारंभ हैं और हम लोगों ने 16 महाजनपदों का अध्ययन किया। 16 महाजनपद में 14 जो थे वो राजतंत्र थे, 2 गणतंत्र थे। आज हम लोग आपके सामने गणतंत्रों की चर्चा करेंगे। बुद्ध काल में भारत में गणतंत्रों का अस्तित्व था। गणतंत्रों की चर्चा करने से पहले सभी लोग, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कि इस पे चर्चा कर लिया जाए कि राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। जहां प्रायः यह देखा जाता है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो शासन का मुखिया होता है वह राजा होता है, जबकि जो गणतंत्र है उसमें जो शासन है जो चलता है वह गण अथवा संघ के द्वारा चलता है। दूसरी बात, जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शासन का संचालन एक प्रकार से राजा करता है, लेकिन गणतांत्रिक व्यवस्था में जो शासन का संचालन है वह अल्पकालीन सभाएं होती थी, वह सभाएं बनाते थे, वह शासन का संचालन करती थी। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो गणतंत्र हैं, जो आज हम गणतंत्रों का अध्ययन करेंगे, वो गणतंत्रों के साक्ष्य क्या हैं। गणतंत्रों का सबसे पहली बार उल्लेख किसने किया, कौन कौन सा ग्रंथ है गणतंत्रों का समर्थन करती हैं, किस किस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि हाँ, बुद्ध काल में भारत में गणतंत्रों का अस्तित्व था। उसके साथ साथ कौन सी मुद्राएं हैं, किस गणतंत्र की मुद्राएं हैं जो प्रमाणित करें कि गणतंत्रों का अस्तित्व था। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, अभिलेखी साक्ष्य क्या है। इतिहास के विद्यार्थी आप लोग हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपको साक्ष्यों पे बहुत ध्यान देना है। बिना साक्ष्य के आप एक शब्द बोल नहीं सकते हैं। इतिहास में साक्ष्यों का कितना महत्व है, इस पर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे, किसी दिन एक इसकी स्पेशल क्लास डालेंगे या पढ़ाएंगे आपको कि साक्ष्यों का विभाजन हम कैसे करेंगे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं कि जो गणतंत्र थे, बुद्धकालीन गणतंत्र थे, इसमें 10 गणतंत्रों का उल्लेख होता है, उसके साक्ष्य क्या क्या हैं। देखिए, एक चोटी के विद्वान हैं विदेशी, रीज डेविस। इनकी पुस्तक है बुद्धिस्ट इंडिया। बुद्ध के समय भारत की क्या स्थिति थी, इसमें उन्होंने गणराज्यों के बारे में उल्लेख किया है। 1903 में इन्होंने अपनी पुस्तक में गणराज्यों के बारे में बताया, लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, इतिहासकारों का ध्यान आकृष्ट किया, और आगे अध्ययन हुआ और आगे शोध हुआ। अब देखिए, एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, बड़ा महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, केपी जायसवाल। इनकी पुस्तक है हिंदू पॉलिटी, पूछी जाती परीक्षा में। रीज डेविस की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया पूछी जाती परीक्षा में। केपी जायसवाल की पुस्तक हिंदू पॉलिटी भी पूछी जाती परीक्षा में। इन्होंने भी अपनी पुस्तक में प्राचीन भारत में गणराज्यों के अस्तित्व को स्वीकारा और अपने प्रमाणों से, अकाट्य तर्कों से यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत में भी गणराज्यों का अस्तित्व था। हमारी जो शासन प्रणाली रही है उसमें राजतंत्र के बारे में भी हम जानते थे। प्राचीन भारत में 6th सेंचुरी BC के लोग गणतंत्र से परिचित हो गए थे। यह उस समय की बहुत बड़ी बात थी। आज के वर्तमान समय में, आधुनिक विश्व में कई ऐसे राष्ट्र हैं जो अभी तक लोकतंत्र से नहीं परिचित हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं परिचित हुए। 6th सेंचुरी BC का भारत गणतंत्र से परिचित हो गया था। ठीक, अब देखिए, एक जैन ग्रंथ है अवदान शतक, और आचरांग सूत्र बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें भी गणराज्यों के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। ठीक, इसके साथ साथ बहुत बड़े संस्कृत के वैयाकरण हैं, व्याकरणाचार्य हैं, पाणिनि। इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी, 8 भागों में विभाजित है, इसीलिए उनकी पुस्तक का नाम क्या रखा गया,
अष्टाध्यायी बड़े प्रसिद्ध वैयाकरण हैं। महापदम नंद, जो नंद वंश का शासक था, उसके समकालीन ये बताए जाते हैं। इन्होंने भी गण राज्यों के बारे में बताया है। रीज डेविस 1903 में बताया गणराज्यों के बारे में। केपी जायसवाल हिंदू पॉलिटी में बाद में बताया गणराज्यों के बारे में। पाणिनि ने सबसे पहली बार प्राचीन भारत में गणराज्यों के अस्तित्व को स्वीकार किया। बाद में इन्हीं की जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, इसी पुस्तक पे पतंजलि ने महाभाष्य नामक टिप्पणी लिखी है। वो कुछ नहीं है, मात्र वह कमेंट्री है किस पे? पाणिनि की अष्टाध्यायी पे। संस्कृत ग्रंथ में जितने भी आगे संस्कृत ग्रंथ लिखे गए हैं, सारे ग्रंथों का जो आधार है, जो आपके व्याकरण का आधार है, जो आपका माहेश्वर सूत्र है, सब इसी पाणिनि की अष्टाध्यायी से लिया गया है। इसके साथ साथ देखिए, कौटिल्य हो वो पाणिनि हो गए, जैन ग्रंथ अवदान शतक हो गया, जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र हो गया। इसमें गणराज्यों के बारे में चर्चा है। अब देखिए, कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य का आचार्य। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले जाके कौटिल्य ने ही कराया। इसने दो प्रकार के गणतंत्रों का उल्लेख किया है। पहला गणतंत्र कौन थे? वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ। दूसरा राज शब्दोपजीवी संघ। अब वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ क्या है? हम चर्चा किए थे। वार्ता मतलब होता है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य या व्यापार को सम्मिलित रूप से यदि हम मिला देते हैं, उसको वार्ता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जहां के निवासी कृषि से, पशुपालन से, वाणिज्य व्यापार से, शस्त्र से अपनी आजीविका का संचालन करते थे, वह वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहलाते थे। उदाहरण कौन थे? सौराष्ट्र, दूसरा कंबोज। क्योंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था चाणक्य, कंबोज की जो लोकेशन है वो अफगानिस्तान के आसपास थी, तो वहाँ का वो अध्ययन किया होगा, वहाँ की शासन प्रणाली को वह देखा होगा। इसी आधार पर वह प्राचीन भारत में गणराज्यों को दो भागों में विभाजित करता है। पहला विभाजन वार्ता शस्त्रोपजीवी, उसमें सौराष्ट्र हो गया, कंबोज हो गया। दूसरा विभाजन राज शब्दोपजीवी। राज शब्दोपजीवी क्या है? मतलब राज शब्दोपजीवी का मतलब यह है कि यहां का जो शासक था, गणतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन यहां का जो मुखिया था गणतंत्र का, वह राजा की उपाधि लेके शासन करता था। इसीलिए कहा गया इसको राज शब्दोपजीवी। इसमें कौन कौन थे? लिच्छवी था, वज्जी था, मल्ल था, मद्र था, कुकुर था। यह कौटिल्य ने इन गणराज्यों का अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख विधिवत किया है। इसके साथ साथ महाभारत में भी गणराज्यों का उल्लेख है। यह तो चर्चा हो गई किसकी किसकी? इतिहासकारों का की चर्चा और ग्रंथों की चर्चा में हमने आपको बताया कि रीज डेविस, केपी जायसवाल, अवदान शतक, आचरांग सूत्र, पाणिनि, कौटिल्य और महाभारत में गणराज्यों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। अब देखिए पुरातात्विक सामग्री पे आ जाइए। आपको बताएंगे पुरातात्विक साक्ष्यों का हम विभाजन करते हैं। उसमें पहला होता है अभिलेखी साक्ष्य, दूसरा होता है सिक्के, क्वाइंस, और तीसरा होता है स्मारक। कभी हम आप साक्ष्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्पेशल क्लास उसकी लेंगे, उसमें सारी बातों पर चर्चा हम करेंगे। अब देखिए सिक्के से क्या क्या गणराज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें हमको जो जानकारी मिलती है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए मुद्राओं से गणराज्यों के बारे में जो प्रमाण मिलता है, कहां से मिलता है? वो माधव, यौधेय
और अर्जुनायन यह 6th सेंचुरी BC में, या उसी के जब भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो ये सब गणराज्य अस्तित्व में थे। मुद्राओं में, क्योंकि जो माधव या योधे या अर्जुनायन राजाओं की जो मुद्राएं मिली हैं, वह प्रमाणित करती हैं कि इनके गणराज्यों की सिक्कों पर गणराज्य के राजा का उल्लेख है। तो माधव गणराज्य के सिक्कों से, योधे गणराज्य के सिक्कों से और अर्जुनायन गणराज्य की सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारत के लोग गणराज्यों के बारे में जानते थे। इन सिक्कों पे गणराज्यों का उल्लेख हुआ है। वो आराम से पढ़िए, देखिए, एक एक बिंदु, एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलिए। इसके साथ समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, बड़ा महत्वपूर्ण है। लिखा किसने है? उसका संधि विहंग्रिक था या विदेश मंत्री था, हरिसेन। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। उसमें भी गणराज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। क्योंकि देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। उसने आर्यावर्त का अभियान किया, दक्षिण भारत का अभियान किया, आठवीं राज्यों का अभियान किया। उस अभियान में वह गणराज्यों से भी परिचित हुआ रहा होगा और सारे अभियान का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने किया है। अभियान के दौरान वो जब अभियान किया होगा, देखा होगा कुछ राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसका मतलब कि प्राचीन भारत के लोग गणतंत्रों से परिचित थे। तो सारे जितने आपको बता रहे हैं, जितना अंडरलाइन फैक्ट है, सब परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इसी को ध्यान में रख के जो हमारे इतिहासकार हैं वो बताए हैं कि बुद्ध काल में 10 गणराज्यों का प्रचलन था। स्पष्ट रूप से 10 गणराज्यों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। एक एक की हम चर्चा करेंगे। परीक्षा उपयोगी प्रश्न सब आपके, एक एक स्टेटमेंट है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। आप इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। देखिए, जो हमारा बुद्धकालीन गणराज्य है वह 10 हैं। 10 की चर्चा हम करेंगे। 10 में जो सबसे पहले स्थान पे है वह है कपिलवस्तु के शाक्य। बड़ा महत्वपूर्ण है कपिलवस्तु का शाक्य। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उन्हें अपने रक्त पे गर्व होता था। वो अपनी बेटियों का विवाह दूसरे रक्त में नहीं करते थे। अपने रक्त को सर्वाधिक शुद्ध रक्त मानते थे। उसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं था। इसी बात को लेके प्रसेनजीत ने प्रस्ताव रखा, आदेश किया कि हमारी शाक्य गणराज्य की किसी कन्या से विवाह हो। यहाँ के लोग सभा बुलाए, एक प्रकार से जनता की राय लिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने एक किसी दासी पुत्री से उसकी शादी करा दिए थे। उसी में प्रसेनजीत जो कौशल का राजा था वह कपिलवस्तु के शाक्यों से काफ़ी नाराज होता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है। बाद की क्या कहानी उसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी ये जान लीजिए कि कपिलवस्तु के शाक्य बड़े प्रसिद्ध थे, रक्त शुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। रक्त शुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। कौशल नरेश प्रसेनजीत से इनका तनाव चला, लंबे समय तक तनाव चला। अब इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन इसकी है, इसकी जो पहचान की गई है, बस्ती के पिपरहवा नामक स्थान से इसकी पहचान की गई है। दूसरी बात, इसकी राजधानी क्या है? पहली राजधानी इसकी कपिलवस्तु है, दूसरी राजधानी इसकी लुम्बिनी है। इस समय दोनों बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है, यह ध्यान में रखिएगा। राजधानी कपिलवस्तु, दूसरी राजधानी लुम्बिनी। बस्ती की पिपरहवा से पहचान, रक्त शुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो राप्ती और रोहिणी नदी के बीच का जो क्षेत्र है, राप्ती और रोहिणी नदी के बीच का जो क्षेत्र है, नेपाल के तराई में आप घुस जाएंगे तो इन्हीं के बीच का जो क्षेत्र था वही कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराज्यों का क्षेत्र था। वहीं ये अपने गण के माध्यम से शासन करते थे। ठीक, अब देखिए दूसरा गणराज्य महत्वपूर्ण है। यह है सुमसुमार पर्वत के भग्ग। सुमसुमार पर्वत के भग्ग यह कहां पर है? मिर्जापुर जिले में है। मिर्जापुर जिला जानते होंगे, वहीं पर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है।
विंध्य की पठार में। अब इसकी पहचान कहाँ की गई है? चुनार से पहचान इसकी की गई है। सुमसुमार पर्वत के भग्ग की पहचान मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार से की गई है। चुनार तहसील है। शासक कौन था? उदयन का पुत्र बोधि कुमार। बोधि कुमार बुद्ध का शिष्य था। बुद्ध से प्रभावित होकर उदयन ने इसका नाम बोधि कुमार रख दिया था। तीसरा गणराज्य अलकप्प के बुली। सब याद कर लीजिएगा। पहला कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा सुमसुमार के भग्ग, तीसरा अलकप्प के बुली। लोकेशन क्या है? बिहार में स्थित है। राजधानी वेठ द्वीप। कभी कभी गणराज्यों की राजधानियां मिलान के लिए पूछ ली जाती हैं। ठीक। अब देखिए अगला हमारा जो गणराज्य है वह है केशपुत्र के कलाम। महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम यहीं के रहने वाले थे। केशपुत्र के कलाम ये कौशल के पश्चिम में स्थित था। कहां था? कौशल के पश्चिम में स्थित था। और बुद्ध के जो गुरु थे अलार कलाम यहीं के रहने वाले थे। ठीक। अगला महाजनपद रामग्राम के कोली। बड़ा महत्वपूर्ण है यह भी, क्योंकि रामग्राम के जो कोली थे अपनी पुलिस शक्ति के लिए विख्यात थे। और यह कहां पर स्थित है? यह गोरखपुर में रामगढ़ के पास स्थित है। और एक जो कोली गणराज्य था और शाक्य गणराज्य दोनों के बीच में, आपको बताए थे ना कि रोहिणी नदी, राप्ती और रोहिणी नदी के बीच का जो क्षेत्र था वही कपिलवस्तु के शाक्यों का क्षेत्र था। तो रामग्राम के कोली और कपिलवस्तु के शाक्यों के बीच में रोहिणी नदी के जल के को लेकर विवाद था। वो कहता था हम ज्यादा जल लेंगे, वो कहता हम ज्यादा जल लेंगे। तो विवाद का समाधान किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था, क्योंकि हमेशा वह मध्यम मार्ग की बात करते थे, मध्यम मार्ग अपनाने की बात करते थे। ठीक। देखिए अब देखिए अगला महाजनपद कुशीनारा के मल्ल। पहचान इसकी क्या है? देवरिया में स्थित है। वर्तमान कस्या से इसकी पहचान की जाती है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुशीनगर के सालवन में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनारा के मल्ल में महावीर स्वामी को महान परिनिर्वाण हुआ और पावा के मल्ल में कुशीनारा के मल्ल में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और पावा के मल्ल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। मतलब कि मल्ल महाजनपद में ही दोनों जो महापुरुष थे, दोनों जो अपने समय के धार्मिक आंदोलन के अग्रतर प्रणेता थे, दोनों की जो मृत्यु होती है वह मल्ल महाजनपद में, वह मल्ल नामक मल्ल महाजनपद में कह लीजिए या मल्ल गणतंत्र में कह लीजिए, वहीं हुई थी। तो कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के वर्तमान कस्या से और कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला पावा के मल्ल है। क्या है लोकेशन है? गोरखपुर है लोकेशन। वर्तमान जो गोरखपुर का पटरौना है वहीं से इसकी पहचान की जाती है, शायद यह है। और यहीं पर ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। 7 महाजनपद हो गए। 8वां क्या है? पिपली वन के मोरी। जो पिपली वन के मोरी हैं इनका जो लोकेशन है वो गोरखपुर में कुसुम्बी के पास स्थित राजधानी नामक एक ग्राम है, वहीं से इसका समीकरण स्थापित किया गया है। ऐसी मौर्य से ही मौर्य शब्द बनता है। मौर्य से क्या बनता है? मौर्य शब्द। अगला गणराज्य वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी का शासक कौन था? प्रसिद्ध चेटक था। वह क्या था? महावीर का मामा, मतलब महावीर की जो मां त्रिफला थी इसका भाई था। बड़ा प्रसिद्ध महाजनपद है वैशाली के लिच्छवियों का। अजातशत्रु को 16 साल लग गए वैशाली को जीतने में, और काफी कूटनीति का सहारा लेना पड़ा, वैशाली को जीत नहीं पाते। बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं सबसे शक्तिशाली गणराज्य क्या? वैशाली के लिच्छवी।
ध्यान लीजिए। अब देखिए, मिथिला के विदेह, मिथिला लोकेशन बिहार है, 10वां गणराज्य है बिहार है, भागलपुर एवं जो दरभंगा जिला है, उन दोनों को मिला के ही यह गणराज्य का अस्तित्व था। भागलपुर और दरभंगा जिले के जो बीच जो भूभाग था, उन्हीं को ही मिला के ही यह गणराज्य का क्षेत्र था, बनता था। यहीं तक इनका विस्तार था। तो भागलपुर और दरभंगा के जो जिले थे और जिलों का जो भूभाग था, वही मिथिला के विदेहों का एक प्रकार से गणराज्य था। तो देखिए, बुद्धकालीन गणराज्यों की हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हमारा जो क्लास है एक कदम आगे बढ़ेगा। अब आपको बताए थे जो समस्त गणराज्य थे उनका मगध में विलीन होते हैं। मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, मगध की सफलता के क्या क्या कारण थे, क्या क्या परिस्थितियां बनी मगध की सफलता के, सब पे चर्चा की जाएगी। मगध में जो हर्यक वंश की स्थापना होगी उसकी चर्चा की जाएगी। सारे क्लासों से बने रहिएगा, सारे क्लासों से एकदम देखिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को उसमें ग्रुप में अपने जोड़िए, साथ में देखने के लिए कहिए, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण कक्षाएं चल रही हैं। आगामी कुछ महीनों में टीजीटी, पीजीटी, बिहार में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और हमारी जो अगली क्लास होगी हम लोग उस पर मगध के उत्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।